हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों खाद और उर्वरक मिलाने के बारे में। लास्ट टॉपिक में हमने सीखा था कि हमें मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए मतलब कि मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें खाद या उर्वरक मिलाने पड़ते हैं। क्यों? ताकि हमारी फसल बहुत ही अच्छी हो। अब हम जानते हैं कि खाद और उर्वरक होते क्या हैं। वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। मतलब कि वो पदार्थ जिन्हें हम मिट्टी का पोषण स्तर बढ़ाने के लिए मिलाएंगे उन्हें हम कहते हैं खाद या उर्वरक। आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी मम्मी या आपके घर में जो भी बड़े हों वो समय समय पर अपने घर के जो पौधे हैं उनमें खाद मिलाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि जो पौधे हैं वो हरे भरे हों, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे। तो खाद में ऐसा क्या है बच्चों? खाद के अंदर वो पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा कर देते हैं। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो ही हमारी फसल भी अच्छी उगेगी। अगला पॉइंट है बेटा, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी का काम है हमारे पौधों को, हमारी फसलों को खनिज पदार्थ प्रदान करना। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। अगर मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो हमारे पौधों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे और हमारे पौधों की वृद्धि नहीं हो पाएगी। लगातार फसलों को उगाने से मिट्टी को कुछ पोषक तत्व जो हैं उनमें कमी आ जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान उसमें खाद मिलाता है। आप देख सकते हैं बेटा इस चित्र में ये किसान खेतों में क्या मिला रहा है? खाद मिला रहा है। क्यों? ताकि उनकी फसल अच्छी हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो। जब किसान एक ही खेत पर बार बार फसल उगाता रहता है तो मिट्टी के कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए हमें समय समय पर खाद मिलानी पड़ती है ताकि वो पोषक तत्वों का स्तर ज़्यादा कम ना हो और हमारी फसल जो है वो भी अच्छी होती रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा खाद और उर्वरक में अंतर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताएं। तो आइए अब हम जानते हैं। बच्चों, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ। और उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। खाद हम खेतों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं बेटा? खेतों में। और उर्वरक कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में। थर्ड पॉइंट है खाद से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं ये ह्यूमस क्या चीज़ है। बच्चों, मान लो हम एक पानी का ग्लास लें, उसके अंदर हम 2-3 चम्मच मिट्टी डाल के घोल देते हैं तो आप देखेंगे कुछ मिट्टी का भाग उस ग्लास में नीचे बैठ जाएगा, है ना? और कुछ ऐसे भी कण होंगे जो पानी के ऊपर तैर रहे होंगे। आप सभी बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर करके देख सकते हैं। तो वो जो ऊपर तैर रहा है पानी के उसे हम कहते हैं बेटा ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस बनता है गले हुए पौधों से, पत्तियों से। जो भी चीज जो है वो जैविक रूप से जब गल जाती है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है? तो ह्यूमस किस में पाया जाता है? खाद में। लेकिन उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता है। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि खाद में पोषक तत्व थोड़े कम होते हैं और उर्वरक में पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। बच्चों, उर्वरक फैक्ट्री में बनता है तो हम लोग अपने हिसाब से उसमें पोषक तत्व ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे एनपीके की। एनपीके क्या है? ये एक प्रकार का उर्वरक है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। यह एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है।
मैं एक बार सारे पॉइंट्स आप सभी बच्चों के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। बच्चों, खाद कार्बनिक पदार्थ है और कहाँ बनता है? खेतों में। और जो खाद है उसके अंदर हमें ह्यूमस मिलती है और खाद में जो पोषक तत्व हैं वो थोड़े कम होते हैं। लेकिन जो उर्वरक है वो अकार्बनिक पदार्थ है जो कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन उर्वरक में पोषक तत्व ज्यादा हैं। क्या है? ज्यादा है। लेकिन उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक। वह प्राकृतिक नहीं है। लेकिन खाद क्या है? प्राकृतिक है। खाद को हम अपने घरों में भी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है उर्वरक के नुकसान। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। बच्चों, अगर हम मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो हमारी मिट्टी के अंदर जो रासायनिक तत्व हैं वो अधिक हो जाएंगे और उसकी उर्वरता मतलब क्वालिटी खराब हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इससे जल प्रदूषण भी बढ़ता है। वो कैसे? मान लीजिए हम अपने खेतों में उर्वरक का छिड़काव करते हैं और बारिश से क्या होता है, जो खेतों का पानी है वो नदी में चला जाता है या ज़मीन में चला जाता है। जब ये पानी हमारे जलाशयों में मिलेगा या फिर नदियों में मिलेगा तो उससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। क्यों? क्योंकि पानी के साथ साथ जो रासायनिक पदार्थ थे वो भी पानी में घुल गए हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद के लाभ। बच्चों, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब जो हमारी मिट्टी है वो जल धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सेकंड पॉइंट है, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिसके कारण गैस का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और फोर्थ पॉइंट, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये सभी पॉइंट्स आप सभी बच्चों को याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि खाद के क्या क्या लाभ हैं। इससे हमारी जल धारण क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी हमारी भुरभुरी होगी, उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं वो आसानी से सांस ले पाएंगी और जो हमारे मित्र जीवाणु हैं उनकी संख्या भी अधिक हो जाएगी। और लास्ट है कि हमारी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर पोषक तत्वों में कमी नहीं रहेगी। अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब किसान जो है फसल उगाते हैं तो क्या करते हैं? समय समय पर खेतों में पानी देते हैं। इसी को हम कहते हैं सिंचाई। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस खेत में हमने जल दिया हुआ है, इसी को कहा जाएगा सिंचाई। सिंचाई का समय मिट्टी और ऋतु पर निर्भर करता है। मतलब बच्चों, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो किसान को थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी फसलों को पानी देना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है तो उसे पानी इतना नहीं देना पड़ता। तो सिंचाई का समय किस पर निर्भर करता है? एक तो मिट्टी पर और ऋतु पर। अगला है सिंचाई के स्रोत। किस किस चीजों से सिंचाई हो सकती है? कुआं, जलकूप, तालाब, नदियां, बांध और नहर। बच्चे, ये सभी सिंचाई के स्रोत हैं। किसान इनके द्वारा अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर पाता है। अब हम जानेंगे सिंचाई के कुछ पारंपरिक तरीके, वो तरीके जो हम बहुत पहले इस्तेमाल करते थे। पहला है बेटा मोट। क्या है? मोट। आपको साथ ही साथ अपनी स्क्रीन पे डायग्राम भी दिखते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि ये किसान कैसे इस कुएं में से पानी निकाल के उसको खेतों में डाल रहा है। दूसरा है बेटा चैन पंप। इसमें क्या होता है, एक पंप के द्वारा, एक चैन के द्वारा पानी को बाहर खींचा जाता है और क्यारियों के द्वारा खेतों में डाला जाता है। तीसरा है ढेकली। ढेकली में एक लकड़ी का सहारा लेकर पानी को कुएं से निकाला जाता है और किसान उसको खेतों में बहा देता है।
चौथा है बेटा रहट। यह तरीका आज भी कई गांवों में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, जो रहट है इसमें हम बैलों का या भी जो भी हमारे पालतू पशु हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो बैल है इसे गोल गोल घुमाएगा और जो पानी है वो खींचता रहेगा। उससे क्या होगा, पानी जमीन से बाहर निकलता रहता है और क्यारियों से होकर हमारे खेत तक चला जाता है। इसमें मनुष्य का श्रम मतलब मनुष्य की मेहनत नहीं लगती है। इसमें हम किसका सहारा लेते हैं? पालतू पशुओं का। ज्यादातर इसमें बैलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो भी जल है उसको ऊपर खींचने के लिए हमें पंप की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? पंप की। और पंप चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? डीजल या बायोगैस या फिर विद्युत। या तो पेट्रोल से चलेगा या बायोगैस से चलेगा या फिर बिजली से चलेगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंचाई की आधुनिक विधियां। इसमें हम उन नई विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। पहला है बेटे छिड़काव तंत्र। इसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी बोलते हैं। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। इस विधि का उपयोग उस जगह पर होता है जहां जल की मात्रा कम होती है। जल पंप की सहायता से मुख्य पाइप में भेजा जाता है और वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस तरह होता है जैसे वर्षा हो रही हो। आप अपनी स्क्रीन पे वीडियो में देख सकते हैं कि जो स्प्रिंकलर है उसका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जल है एक मुख्य पाइप से भेजा जाएगा और वो घूमते हुए इस नोजल से बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। और पौधों में क्या हो रहा है? छिड़काव हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश हो रही हो, है ना? इसी को हम कहते हैं बेटा छिड़काव तंत्र। आई होप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या होगा बच्चे, इसमें जैसे ये पाइप दिख रहे होंगे, इस पाइप में से छोटे छोटे छेद होते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा जल है वो बूंद बूंद करके जो पौधे की जड़ है उसी पर गिरेगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो छोटा सा पौधा है इसकी जड़ में ये पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। इसी को हम कहेंगे ड्रिप तंत्र। दूसरा पॉइंट है फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। क्यों सबसे अच्छा तरीका है? बिकॉज इस तरीके से पानी का जो वेस्ट है वो कम से कम होता है बच्चों। पानी खराब नहीं जाता है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः इस विधि का उपयोग जल की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जिन क्षेत्रों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है बेटा, वहां पे ये विधि बहुत अच्छी साबित होती है। क्यों? क्योंकि इस विधि में जो पानी है वो बूंद बूंद करके गिरेगा और सीधा कहाँ गिरेगा? पौधे की जड़ में। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चे बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाएं।